लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था ना वो सीड के बारे में था। दो टाइप के सीड एनसीईआरटी में दिए हैं, एक तो एंडोस्पर्मिक और एक नॉन एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक में तो क्या होगा कि एम्ब्रियो ने पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं किया, बचा हुआ एंडोस्पर्म, इसीलिए सीड होगा एंडोस्पर्मिक, है ना। एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जांपल बताना। कोकोनट, कैस्टर, व्हीट, मेज, राइस। कोकोनट, कैस्टर, व्हीट, मेज और राइस, ये है एंडोस्पर्मिक सीड हो गए इनके, ठीक है। फिर अगर हम बात करें नॉन एंडोस्पर्मिक सीड की, तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो है उसने पूरा का पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर लिया, इसलिए सीड होगा नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक की एग्जांपल पी, बीन और ग्राउंड। क्या होगा? पी, बीन और ग्राउंड। अब एक और थर्ड टाइप का सीड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर शायद एनसीईआरटी में ये नहीं दिया। थर्ड टाइप का सीड है पेरिस्पर्मिक सीड। थर्ड टाइप का सीड कौन सा है? पेरिस्पर्मिक सीड। In most of the seeds, nucellus is also consumed by the embryo. ज्यादातर सीड्स में क्या होता है कि एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को तो खाता ही है, एंडोस्पर्म के साथ साथ और किसको खा जाता है? न्यूसेलस को, ठीक है। बट इन सर्टेन सीड्स लाइक ब्लैक पेपर, न्यूसेलस परसिस्ट। लेकिन जो ब्लैक पेपर होता है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो न्यूसेलस को नहीं खाता। ज्यादातर में तो क्या होगा कि एंडोस्पर्म को तो एम्ब्रियो खा ही रहा है, न्यूसेलस को भी खा जाता है, पर ब्लैक पेपर में ये न्यूसेलस नहीं खाई जाती, ये न्यूसेलस यूं की यूं रहती है। इसीलिए जो ब्लैक पेपर है उसमें हम बोलेंगे कि जो बचा हुआ न्यूसेलस है ना, उसका हमने एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया? पेरिस्पर्म। क्या नाम दिया? पेरिस्पर्म। तो इसीलिए सीड को बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड। क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्मिक सीड। तो हमने क्या देखा? अगर एंडोस्पर्म बचा हुआ है तो एंडोस्पर्मिक सीड, एंडोस्पर्म नहीं बचा हुआ तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और जनरली क्या होगा कि एंडोस्पर्म के साथ साथ एम्ब्रियो न्यूसेलस को भी खा जाता है, लेकिन ब्लैक पेपर के अंदर ये न्यूसेलस बचा हुआ है, एम्ब्रियो ने इस न्यूसेलस को नहीं खाया। और ये जो बचा हुआ न्यूसेलस है इसका नाम हमने क्या दिया? पेरिस्पर्म। क्या नाम दिया? ठीक है। बचा हुआ न्यूसेलस जो उसको क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म बोलेंगे। और उस सीड का नाम क्या होगा? पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। एग्जांपल ब्लैक पेपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जांपल है बीट। दूसरा एग्जांपल क्या है? बीट, ठीक है। तो दो एग्जांपल है पेरिस्पर्मिक सीड के, बी से हैं दोनों, ब्लैक पेपर और बीट। ब्लैक पेपर और बीट, ठीक है। उसके बाद आता है सीड डॉर्मेंसी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सीड डॉर्मेंसी। अच्छा, सीड बताओ कितने टाइप के सीड पढ़े हमने? 3 टाइप के। पहले एंडोस्पर्मिक। एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट, बताओ। कोकोनट, कैस्टर, व्हीट, मेज और राइस, ठीक है। नॉन एंडोस्पर्मिक के एग्जांपल पी, बीन और ग्राउंडनट। पेरिस्पर्मिक के एग्जांपल ब्लैक पेपर और बीट। और पेरिस्पर्म है क्या? परसिस्टेंट न्यूसेलस, मतलब एम्ब्रियो ने न्यूसेलस को कंज्यूम नहीं किया। अब हमें देखना है सीड डॉर्मेंसी। क्या देखना है? सीड डॉर्मेंसी। ड्यूरेशन बिटवीन मैच्योरेशन एंड जर्मिनेशन, कि सीड मैच्योर तो हो गया पर अभी जर्मिनेट नहीं हुआ। जर्मिनेट मतलब उसने पौधा नहीं बनाया, अभी सीडलिंग नहीं बनाया, ठीक है। तो सीड मैच्योर तो हो गया पर अभी जर्मिनेशन उसका नहीं हुआ है, उसके बीच के टाइम को बोलते हैं सीड डॉर्मेंसी। क्या बोलेंगे? सीड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंट स्टेट का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेट। डॉर्मेंट स्टेट मतलब इनएक्टिव स्टेट, कि हमारा सीड मैच्योर हो गया पर जर्मिनेट नहीं हुआ, अभी वो पौधा नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये जो बीच का टाइम है इसको क्या बोलेंगे? सीड डॉर्मेंसी। क्या बोलेंगे? सीड डॉर्मेंसी। रेस्ट फरमा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ सीड डॉर्मेंसी, क्यों होती है सीड में डॉर्मेंसी? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर ड्यूरिंग मैच्योरेशन पीरियड। जब सीड का मैच्योरेशन हो रहा है तो उस टाइम पे उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है ना, तो लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, जिस वजह से सीड चला जाता है डॉर्मेंट स्टेट में। कौन से स्टेट में? डॉर्मेंट स्टेट में, जिस वजह से वो उग नहीं पाता, प्लांट हमें नहीं दे पाता। तो सीड कौन सी स्टेट में चला गया? डॉर्मेंट स्टेट में। इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर वाटर नहीं होगा तो सीड के अंदर के एंजाइम्स हो जाएंगे नॉन फंक्शनल, और आगे की जो ग्रोथ है सीड की वो रुक जाएगी, क्योंकि एंजाइम अगर नॉन फंक्शनल होंगे तो उसका मेटाबॉलिज्म अब काम नहीं करेगा, है ना। मेटाबॉलिज्म काम नहीं करेगा तो अब सीड आगे सीडलिंग
नहीं बनाएगा। तो सीड कौन से स्टेट में चला गया? डोरमेंट स्टेट में। कौन से स्टेट में? डोरमेंट स्टेट में। डोरमेंट वर्ड का मतलब हमेशा ध्यान रखना इनएक्टिव होता है। क्या होता है? इनएक्टिव। अब बात करते हैं सीड डोरमेंसी हमारे लिए कैसे यूजफुल है। मान लो अगर सीड में डोरमेंसी ना होती तो जैसे ही सीड मैच्योर हुआ तुरंत बना देता प्लांट, तुरंत बना देता प्लांट। तो इस तरीके से तो हमारे सारे सीड एक ही बार में खत्म हो जाते। क्या हम सीड को स्टोर कर सकते थे? सीड को हम स्टोर नहीं कर सकते थे। तो सीड डोरमेंसी हमारे लिए यूजफुल है, इसकी वजह से हम सीड्स को स्टोर कर सकते ताकि जब हमारा मन करे तब हम उसको यूज कर सके। अब देखो, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। फ्यूचर में यूज करने के लिए हम सीड को स्टोर कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कौन सी प्रॉपर्टी? सीड डोरमेंसी। किसकी वजह से? सीड डोरमेंसी की वजह से। दूसरा, इजी फॉर ट्रांसपोर्टेशन। हम बीज लेके जा रहे थे मान लो और वो डोरमेंट नहीं था, जब तक लेके गए वो उसने प्लांट बना दिया, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल हो जाता है ऐसे। तो ट्रांसपोर्टेशन इजी हुआ किसकी वजह से? सीड डोरमेंसी की वजह से। अब सीड डोरमेंसी, मान लो सीड डोरमेंट है ना, डोरमेंट पड़ा था। जैसे वीट का जो सीड है कितने टाइम के लिए वो रहता है वायबल? कितने टाइम के लिए रहता है? फ्यू मंथ्स के लिए। कितने? फ्यू मंथ्स ही था। 30 मिनट्स किसका था? वायबिलिटी पूछ रही हूँ मैं, पोलन ग्रेन की वायबिलिटी। हाँ, वीट और राइस की 30 मिनट थी। और बाकी की तीनों फैमिलीज की थी फ्यू मंथ्स। ठीक है, वीट और राइस की तो कितनी है? 30 मिनट्स है और बाकी फैमिलीज की है फ्यू मंथ्स। ठीक है, तीन फैमिली थी, बताओ कौन कौन से थे तीनों? रोजेसिया, लेग्यूमिनेसिया, सोलेनेसिया। रोजेसिया, लेग्यूमिनेसिया और सोलेनेसिया। अब देखो, एक सीड था हमारे पास, वो डोरमेंट था, मतलब वो अभी जर्मिनेट नहीं कर रहा, लेकिन हम उसको उगाना चाहते हैं। तो इसकी डोरमेंसी हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। इसकी डोरमेंसी हमें ब्रेक करनी पड़ेगी। तो सीड की डोरमेंसी हम ब्रेक कैसे करेंगे? पहला तरीका है माइक्रोबियल एक्शन से। कैसे? माइक्रोबियल एक्शन से। माइक्रोब्स क्या? ऑर्गेनिज्म। ये नेचुरल तरीका है कि सीड था, माइक्रोब्स ने उसके ऊपर एक्ट किया और सीड डोरमेंसी से हट गया। ठीक है, मतलब अब वो एक्टिव हो गया, अब सीड डोरमेंट नहीं रहा। तो सीड डोरमेंसी तोड़ने का पहला तरीका तो नेचुरल है, जिसमें आएगा माइक्रोबियल एक्शन। दूसरा तरीका क्या है कि हम सीड को स्क्रैच कर सकते हैं, उसके अंदर होल बना के, या हम यूज कर सकते हैं हार्मोन। या क्या यूज कर सकते हैं? हार्मोन। जैसे अगर हमें सीड डोरमेंसी को तोड़ना तो हम कौन सा हार्मोन यूज करते हैं? जिब्रेलिन। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सीड डोरमेंसी को तोड़ना तो कौन सा हार्मोन यूज करेंगे? जिब्रेलिन। ठीक है, और सीड डोरमेंसी में कौन सा हार्मोन काम में आता है? कि वो एब्सिसिक एसिड, है ना। किसी भी सीड को डोरमेंट बनाने के लिए कौन सा हार्मोन काम में आएगा? एब्सिसिक एसिड। लेकिन अगर डोरमेंसी तोड़नी है तो कौन सा हार्मोन काम में आएगा? जिब्रेलिन। ठीक है, या स्क्रैच करके या उसमें होल करके भी हम उसको डोरमेंसी से हटा सकते हैं। ठीक है, डोरमेंसी तोड़ सकते हैं। अब हमें देखनी है सीड की वायबिलिटी। सीड्स रिमेन वायबल फॉर फ्यू मंथ्स टू हंड्रेड्स ऑफ मंथ। कुछ सीड ऐसे होते हैं जो वायबल है। वायबल मतलब हमारे काम के कुछ महीने के लिए, कुछ काफी सैकड़ों सालों तक हमारे काम के होते हैं। वायबिलिटी का मतलब पता है ना तुम्हें? अब जो सबसे पुराना सीड है, सबसे पुराना सीड हमें मिला था आर्कटिक टुंड्रा रीजन में। कहाँ पे मिला? आर्कटिक टुंड्रा रीजन में। और ये कितने साल पुराना था? 10,000 ईयर्स पुराना। कितने साल पुराना था? 10,000 ईयर्स पुराना था। अब अगर हमें सीड की वायबिलिटी चेक करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टीटीसी। क्या यूज करते हैं? टीटीसी। टीटीसी होता है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड। इंपॉर्टेंट नहीं है, बस टीटीसी ध्यान रखो कि अगर सीड की वायबिलिटी चेक करनी है तो क्या यूज करेंगे? टीटीसी। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, बस एक बार पढ़ लो। अब जब हम एम्ब्रियो को डिसॉल्व करते हैं टीटीसी सॉल्यूशन में तो एम्ब्रियो पिंक कलर का हो जाएगा। अगर पिंक कलर का हो गया तो बताएगा कि अभी भी सीड वायबल है। अगर पिंक कलर नहीं आया तो मतलब सीड वायबल नहीं है। तो एम्ब्रियो लो, उसको डालो किसमें? टीटीसी में। अगर पिंक कलर आ गया तो अभी वायबल है, वरना वायबल नहीं है। ठीक है, अब एक बार ये करा दो तुम्हारे
हम ना पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देख रहे थे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में पहले पीईसी से हमने बनाया एंडोस्पर्म, फिर हमने जाइगोट से बनाया एम्ब्रियो, जाइगोट से बनाया एम्ब्रियो। अब हम ओव्यूल से बनाएंगे सीड और फिर लास्ट में ओवरी से बनाएंगे फ्रूट। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओव्यूल से बनाएंगे सीड। एंजियोस्पर्म्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? सीड। पूछ सकता है इन एंजियोस्पर्म्स व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्या है? सीड। क्या है? सीड। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड को हम और क्या बोल सकते हैं? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल ही चेंज होता है इनटू सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज हो जाएगा सीड में, तो इसीलिए सीड को एक और नाम से जानेंगे। क्या नाम है रोहित? हम सीड को एक और नाम से जानते, क्या नाम है? बताओ क्या नाम था? बताओ। फर्टिलाइज्ड। हाँ, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट, और सीड किसके अंदर बनते हैं? फ्रूट के अंदर, क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे बाहर है ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल। ओव्यूल अगर सीड बनाएगा तो ओवरी बनाएगी फ्रूट। तो सीड किसके अंदर बने हैं? फ्रूट के अंदर। सीड किसके अंदर बने हैं? फ्रूट के अंदर। A seed typically consists of, सीड में क्या क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। देखो सीड में क्या क्या होगा, एक तो होगा सीड कोट, एक उसमें होगा कोटिलेडॉन। डाइकोट है तो कोटिलेडॉन 2 और मोनोकोट है तो कोटिलेडॉन 1, और साथ में प्रेजेंट होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस, साथ में प्रेजेंट होगी एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखो ये ओव्यूल है, ओव्यूल की जो आउटर कवरिंग थी उसका नाम था इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट ही चेंज हो गई इनटू सीड कोट। इंटेगुमेंट ही चेंज हो गई इनटू सीड कोट। ठीक है, तो सीड के पास क्या क्या है? सीड कोट है, कोटिलेडॉन है और एम्ब्रियोनल एक्सिस है। अब जो कोटिलेडॉन है एम्ब्रियो का आर सिंपल स्ट्रक्चर जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स। जो कोटिलेडॉन होता है ना एम्ब्रियो का, वो क्या है? बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। एम्ब्रियो का जो कोटिलेडॉन है वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। यहाँ ध्यान देना चाहिए, एम्ब्रियो जो है कोटिलेडॉन का, कोटिलेडॉन जो एम्ब्रियो का वो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। कैसा होगा वो? जनरली थिक होगा और स्वॉलन होगा। थिक है और स्वॉलन है क्यों? क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ है फूड। क्या भरा हुआ है उसके अंदर? फूड भरा हुआ है, जैसा कि किसके अंदर होता है? लेग्यूम्स के अंदर, जो दालें होती है ना उसके अंदर। ठीक है, तो क्या देखा हमने? एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के अंदर है कोटिलेडॉन। कोटिलेडॉन बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, कोटिलेडॉन बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, वो होगा थिक और स्वॉलन। थिक और स्वॉलन क्यों? क्योंकि उसके अंदर भरा हुआ है फूड भरा हुआ है। ठीक है, जैसा कि लेग्यूम्स में होता है। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी ने नई ऐड की थी, पहले नहीं थी। क्या बोला है कि जो मैच्योर सीड होता है, मैच्योर सीड या तो नॉन एल्ब्यूमिनस होगा या एक्स एल्ब्यूमिनस होगा। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स have no residual endosperm as it is completely consumed during embryonal development। क्या बोला गया है कि अगर पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा लिया तो उसके लिए मैंने क्या नाम बताया तुम्हें? नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब नॉन एंडोस्पर्मिक सीड को ये एक और नाम से जान रहे हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड का एक और नाम पता चल गया। अब अगर हम बात करें एल्ब्यूमिनस सीड की, अब या तो नॉन एल्ब्यूमिनस बोलो या एक्स एल्ब्यूमिनस। एक्स एल्ब्यूमिनस मतलब पहले एंडोस्पर्म था, अब एंडोस्पर्म नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो दो टाइप के सीड हम पढ़ के आए हैं, वैसे 3 टाइप के पढ़े थे। एक तो थे एंडोस्पर्मिक, एक तो थे नॉन एंडोस्पर्मिक और एक थे एंडोस्पर्मिक, और तीसरे अभी देखेंगे पेरिस्पर्मिक वाले जो थे। अब नॉन एंडोस्पर्मिक का एक और नाम क्या है? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्या है एक और नाम? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स। एंडोस्पर्म पहले था, अब नहीं है, एक्स हो चुका उसका, तो इसको बोलेंगे एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो इन तीनों में से कोई भी नाम अगर आए तो एग्जांपल क्या दोगे? बीन और ग्राउंडनट। बीन और ग्राउंडनट। ठीक है, तो किसी का भी पूछ सकता है, या तो बोलेगा एक्स एल्ब्यूमिनस, या बोलेगा नॉन एल्ब्यूमिनस, या बोलेगा नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे एंडोस्पर्मिक की, मतलब इनमें एंडोस्पर्म अभी है, तो इनका नाम होगा एल्ब्यूमिनस सीड्स। क्या होगा इनका नाम? एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, अब एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल बताओ फटाफट। कोकोनट, कैस्टर, मेज और राइस। हाँ,
हाँ बार्ले भी हो सकता है, व्हीट मेज राइस और बार्ले। बाजरा, ये भी होगा, ठीक है। अब देख ये पता चल गया अल्ब्यूमिनस और ये, हाँ यहाँ बार्ले भी दे दिया इन्होंने। अब ओकेजनली क्या होता है कि कुछ सीड्स में जैसे कि ब्लैक पेपर और बीट के अंदर जो न्यूसेलस है वो अभी रह जाता है ना। जनरली न्यूसेलस नहीं बचता, एम्ब्रियो खा जाता है उसको, पर ब्लैक पेपर और बीट में न्यूसेलस बचा हुआ है और इस परसिस्टेंट न्यूसेलस को ही बोलते हैं पेरिस्पर्म, ठीक है। तो ये सीड कौन सा हो जाएगा, पेरिस्पर्मिक सीड, ठीक है। तो हमने 3 टाइप के सीड पढ़ लिए, एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक और पेरिस्पर्मिक। पेरिस्पर्मिक एग्जांपल बता दो फटाफट। ब्लैक पेपर और बीट। अब बात करते हैं कि ओव्यूल की जो इंटेगुमेंट होती है, इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। जो इंटेगुमेंट है वही किसमें चेंज हो जाएगी, इंटेगुमेंट ही किसमें चेंज हो जाएगी, सीड कोट में। द माइक्रोपाइल रिमेन्स एज अ स्मॉल पोर इन द सीड कोट। अब ये जो माइक्रोपाइल है ये ओपनिंग अब भी ऐसी की ऐसी रहती है, किसके अंदर, सीड कोट के अंदर। पता है ना माइक्रोपाइलर ओपनिंग थी और चलाजल ओपनिंग। जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल में 2 एंड थे, चलाजल एंड और एक माइक्रोपाइलर एंड। ओपनिंग कौन सी होती है, माइक्रोपाइलर। तो वो ओपनिंग अब भी यूं ही रहेगी इंटेगुमेंट में, ठीक है, किसके अंदर, सीड कोट के अंदर, क्योंकि इंटेगुमेंट तो किसमें चेंज होगी, सीड कोट में, और वो माइक्रोपाइलर ओपनिंग अब भी रहेगी जो हमें दिखाई देती है। अब क्यों रहेगी माइक्रोपाइलर ओपनिंग जो है अभी क्यों प्रेजेंट है सीड कोट में, काम क्या है इसका। दिस फैसिलिटेट्स एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब हम बाहर से मान लो पानी दे रहे हैं तो सीड के अंदर पानी कहाँ से जाएगा, माइक्रोपाइलर ओपनिंग के, कहाँ से जाएगा, माइक्रोपाइलर ओपनिंग के थ्रू पानी भी वहीं से जाएगा और ऑक्सीजन, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर ओपनिंग अभी क्यों प्रेजेंट है, ताकि जब सीड जर्मिनेट हो तो वहां पे ऑक्सीजन की भी एंट्री करा सके और वाटर की, ठीक है। टू फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। अब जैसे ही सीड मैच्योर होगा इसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है, और सीड क्या बन जाएगा, रिलेटिवली ड्राई, सीड बन जाएगा रिलेटिवली ड्राई। यहाँ से क्वेश्चन पूछता कितना ड्राई हो जाएगा, 10 to 15% मॉइस्चर बाय मास बचेगा उसमें, ठीक है। उसके मास के कंपैरिजन में कितना मॉइस्चर होगा उसमें, 10 to 15%। बाकी सारा पानी खत्म, बाकी सारा पानी खत्म। तो जब सीड मैच्योर हुआ तो उसका वाटर कंटेंट रिड्यूस हो गया। अब वाटर कंटेंट कितना बचा, 10 to 15% बाय मास। कितना बचा, 10 to 15% बाय मास, ड्राई हो चुका है इसमें। The general metabolic activity of the embryo slows down। पानी नहीं होगा तो एंजाइम्स काम नहीं करेंगे, एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगी, ठीक है। The embryo may enter a state of inactivity। अब एम्ब्रियो इनएक्टिव हो जाएगा और उस स्टेट को बोलते हैं डोरमेंट स्टेट, ठीक है। क्या बोलेंगे, डोरमेंसी। सीड अब किस में चला गया, डोरमेंसी में चला गया। और इन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, यानी अब सीड में पानी की, ऑक्सीजन की, हर चीज की कमी होगी है ना। अगर हम ये सारी कंडीशंस वापस से दे दें, यानी जितना मॉइस्चर चाहिए उतना मॉइस्चर दे दें, ऑक्सीजन दे दें, जितना उसको टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर दे दें, तो अब सीड हो जाएगा जर्मिनेट। अब सीड हो जाएगा जर्मिनेट, ठीक है। तो जो उसको चाहिए वो दे दो, वो जर्मिनेट हो जाएगा। अब ओव्यूल किस में मैच्योर होगा, सीड में। ओव्यूल किस में मैच्योर होगा, सीड में। और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। एक साथ चलते दोनों काम, ओव्यूल बनाएगा सीड और ओवरी बनाएगी फ्रूट। क्या दोनों अलग अलग टाइम पे चलेंगे, नहीं, दोनों एक ही टाइम पे चलते दोनों काम, ठीक है। द वॉल ऑफ द ओवरी, ओवरी की जो वॉल है वो बनाती है पढ़ चुके ना मॉर्फो में। ओवरी की जो वॉल है वो क्या बनाएगी, पेरिकार्ड बनाएगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फ्रूट की वॉल, ठीक है। तो ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बना देते हैं, फ्रूट की वॉल को बोलते हैं पेरिकार्ड। अब जो फ्रूट है हमारा, फ्रूट हमारा हो सकता है फ्लैशी। कैसा हो सकता है फ्रूट, फ्लैशी। फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल है जैसे गवावा, ऑरेंज और मैंगो, गवावा, ऑरेंज और मैंगो। या फ्रूट हमारा ड्राई भी हो सकता है जैसे ग्राउंडनट और मस्टर्ड, ठीक है। फ्रूट हमारा ड्राई भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल दिए ग्राउंडनट और मस्टर्ड। तो हमने देखा कि जो हमारा फ्रूट होता है, फ्रूट की बॉल को एक नाम से जानते हैं, क्या नाम है, पेरिकार्ड। ये पेरिकार्ड कहाँ से आई है, ओवरी की बॉल से। ओव्यूल की बॉल ने तो क्या बनाया, सीड कोट। ओवरी की बॉल ने क्या बनाया, पेरिकार्ड, ठीक है। और जो हम हमारा फ्रूट बना है, ओवरी ने जो फ्रूट बनाया है, दिस फ्रूट में भी फ्लैशी और ड्राई। फ्लैशी फ्रूट के एग्जांपल गवावा, मैंगो और ऑरेंज। और ड्राई फ्रूट का एग्जांपल
ग्राउंडनट और मस्टर्ड। बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं हैव डेवलप्ड mechanisms for have evolved mechanisms for dispersal of seeds। अब बहुत सारे जो हमारे पास फ्रूट है उनके पास ऐसा मैकेनिज्म है कि वो अपने सीड्स को डिस्पर्स कर सकते हैं, मतलब एनवायरनमेंट में फैला सकते हैं, ठीक है। Recall the classification of fruits and their dispersal mechanisms that you have studied in earlier classes. Is there any relationship between number of ovules in an ovary and the number of seeds present in a fruit? ओवरी में जितने ओव्यूल होंगे उतने ही एक फ्रूट में सीड होंगे। जैसे हमने देखा था कि कुछ के अंदर अगर एक लोक्यूल था तो सीड भी एक ही बन रहा था, ज्यादा थे तो ज्यादा, मोनोलोक्यूलर और ये देखा ना हमने मल्टीलोक्यूलर, तो वही बोला है कि ओवरी के अंदर जितने ओव्यूल होंगे फ्रूट में उतने ही सीड होंगे, ठीक है। इन मोस्ट जो मल्टीकार्पेल भी होता है तो हर जो कार्पेल होती है उसका वो सीड में चेंज होता है, हर ओव्यूल सीड में चेंज होगा। इसीलिए पपाया के अंदर देखा था ना हमने बहुत सारे सीड होते हैं। हर एक कार्पल मत बोलो, है ना। कार्पल में तो क्या क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तुम्हारी ओवरी चेंज हो रही है इनटू फ्रूट, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है ना, जितने लोक्यूल होंगे उतने उसमें ओव्यूल होंगे, वो चेंज होगा इनटू सीड, ठीक है। In most plants, by the time the fruit develops from the ovary, other floral parts degenerate and fall off. जब ओवरी बनाएगी फ्रूट तो जो बाकी के पार्ट है वो डीजनरेट हो जाएंगे और फॉल ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, डीजनरेट हो जाएंगे और गिर जाएंगे। However, in a few species, लेकिन कुछ स्पीशीज के अंदर जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्पीशीज जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू के अंदर क्या होगा, थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। और इसीलिए इन फ्रूट्स को हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स। तो अब तक तो हमने दो टाइप के फ्रूट देखे थे, एक तो ड्राई फ्रूट और एक फ्लैशी फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट का एग्जांपल बताना, गवावा, ऑरेंज और मैंगो। ड्राई फ्रूट का एग्जांपल ग्राउंडनट और मस्टर्ड। अब हम देख रहे हैं फॉल्स फ्रूट। क्या देख रहे हैं, फॉल्स फ्रूट। जनरली क्या होता है कि जब ओवरी बना रही है फ्रूट तो बाकी के पार्ट हो जाते हैं डीजनरेट और गिर जाते हैं, बाकी के पार्ट डीजनरेट होके गिर जाएंगे। लेकिन कुछ फ्रूट ऐसे हैं जिनमें थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है, थैलेमस भी फ्रूट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। मतलब यहाँ पे फ्रूट कौन बना रहा है, थैलेमस, ठीक है। कौन बना रहा है, मतलब ओवरी तो बना ही रही है, साथ में और कौन हेल्प कर रहा है, थैलेमस, ठीक है। थैलेमस साथ में मिल रहा है ओवरी के। इन फ्रूट्स को बोलेंगे फॉल्स फ्रूट। एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉल्स फ्रूट के एग्जाम्पल क्या है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू। क्या है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू, ठीक है। तो इनमें फ्रूट फॉर्मेशन में ओवरी के साथ साथ और कौन पार्टिसिपेट करेगा, थैलेमस। अब मोस्टली जो फ्रूट्स होते हैं वो डेवलप होंगे कहाँ से, ओवरी से, और उन फ्रूट्स को हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट्स। मोस्टली फ्रूट्स आर ट्रू फ्रूट्स, बट एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैशू आर फॉल्स। Although in most of the species fruits are the result of fertilization. फ्रूट फर्टिलाइजेशन से पहले बना है या बाद में, बाद में, है ना। तो फ्रूट रिजल्ट है, किसका रिजल्ट है, फर्टिलाइजेशन का। और जो फाइनल प्रोडक्ट है फर्टिलाइजेशन का वो क्या है एंजियोस्पर्म्स में, सीड। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इज सीड। देखो पहली लाइन बताई थी ना, सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर फ्रूट बनता है बिना फर्टिलाइजेशन, और इन फ्रूट्स को हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। जनरली क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होगा तभी बनेगा फ्रूट, फर्टिलाइजेशन होगा तभी बनेगा फ्रूट। पर कुछ फ्रूट्स के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के ही बन जाता है फ्रूट। कुछ प्लांट्स के अंदर, कुछ स्पीशीज के अंदर बिना फर्टिलाइजेशन के ही फ्रूट बन जाता है। उन फ्रूट्स को हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। क्या बोलेंगे, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। बनाना इज वन सच एग्जांपल। तो बनाना जो है वो कैसे बना है, पार्थिनोकार्पी से। बनाना कैसे बना है, पार्थिनोकार्पी से। यानी बनाना में जो फ्रूट बना है वो फर्टिलाइजेशन से बना है या बिना फर्टिलाइजेशन से, बिना फर्टिलाइजेशन से। इसीलिए बनाना इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, ठीक है। अब
पार्थिनोकार्पी को हम बाहर से भी इंड्यूस कर सकते हैं कुछ हार्मोन डाल के, और ये जो फ्रूट होंगे ये फ्रूट होंगे सीडलेस, ये फ्रूट होंगे सीडलेस, क्योंकि पार्थिनोकार्पी से हमने फ्रूट तो बना दिया, सीड कैसे बनाओगे, है ना, इसीलिए इनमें सीड नहीं होते। ठीक है, तो जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं, ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, उनमें सीड नहीं होता। बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। बाहर से अगर तुम्हें पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करनी है, कौन सा हार्मोन यूज करोगे, जल्दी बता दो, वेरी गुड, कौन सा हार्मोन यूज करेंगे, ऑक्सिन, है ना। बाहर से अगर हमें पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करनी है, बनाना तो नेचुरली बना है पार्थिनोकार्पी से, लेकिन अगर हम बाहर से चाहते हैं ऐसे फ्रूट बनाना जिनमें सीड ना हो, तो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बनाएंगे, है ना। तो कौन सा हार्मोन डालेंगे बाहर से, ऑक्सिन, कौन सा डालेंगे, ऑक्सिन। पॉज करना है, देखो, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स। सीड्स की वजह से एंजियोस्पर्म को बहुत सारे फायदे हैं ना, एडवांटेजेस हैं। फर्स्टली, सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable। क्या बोला गया है कि जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस हैं एंजियोस्पर्म्स में, जैसे पॉलिनेशन है और फर्टिलाइजेशन, ये यहाँ पे वाटर से इंडिपेंडेंट है, तो सीड फॉर्मेशन जो है यहाँ पे वो ज्यादा डिपेंडेबल है, सीड फॉर्मेशन ज्यादा डिपेंडेबल है। क्या कहने की कोशिश की जा रही है, जैसे हमने पढ़ा था, मतलब ब्रायोफाइट्स पढ़ा था हमने, ठीक है, उनके अंदर क्या था, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, ठीक है। तो वहां पे ऐसा कोई केस नहीं बन रहा था जैसा हम एंजियोस्पर्म्स में पढ़ रहे हैं। एंजियोस्पर्म्स में क्या है कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए हम वाटर पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, तो यहाँ पे सीड का बनना जरूरी है। डिपेंडेबल मतलब जरूरी है, क्यों जरूरी है, जैसे मान लो हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं, वहां पे मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, वहां पे तो उनका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा थ्रू वाटर। अगर यहाँ पे सीड नहीं बना तो नए एंजियोस्पर्म कहाँ से लाओगे, सीड नहीं बना तो नए एंजियोस्पर्म नहीं आएंगे, है ना। तो नए एंजियोस्पर्म्स पैदा होने के लिए सीड्स का होना जरूरी है, ठीक है। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्जल टू न्यू हैबिटेट्स एंड हेल्प द स्पीशीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। दूसरा क्या है कि सीड्स के पास ऐसे ज्यादा तरीके हैं कि प्लांट्स ज्यादा से ज्यादा एरिया में फैल पाए, है ना। डिस्पर्जन का तरीका सीड की वजह से इजी हो गया कि कहीं भी हम सीड्स को लेके जा सकते हैं, या सीड हवा के थ्रू भी उड़ के जा सकते हैं। तो सीड जो है उसकी वजह से एंजियोस्पर्म्स का नंबर बहुत बढ़ गया, है ना। तो मतलब उनके डिस्पर्जन में बहुत हेल्प करते हैं, उनकी कॉलोनीज बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। As they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। क्या बोला गया है कि जो सीड होता है उसके पास होता है sufficient food reserve। अगर सीड एंडोस्पर्मिक है तो उसके पास काफी फूड रिजर्व है। सीड से जब सीडलिंग बनेगा, जो बिल्कुल छोटा पौधा होता है ना, जब अब शुरू में तो वो अपना खाना बना नहीं सकता, उसके सारे पार्ट बने नहीं है, तो ये सीडलिंग जब तक अपना खाना नहीं बनाता तब तक उसकी हेल्प करता रहेगा ये सीड, है ना, सीड, क्योंकि इस सीड के पास ही है फूड रिजर्व, इसके पास खाना है कि जब तक तू फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, जब तक सीडलिंग फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा, तब तक ये उसकी, जैसे ये था हमारे पास सीड के पास है फूड रिजर्व, अच्छा खासा फूड रिजर्व है इसके पास। अब सीड है, सीड को हमने उगाया, तो यहाँ पे सीड से बनेगा छोटा सा सीडलिंग। क्या बनेगा, छोटा सा सीडलिंग। पर ये सीडलिंग अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, मतलब ये अभी अपना खाना नहीं बना सकता, तो इसको खाना कहाँ से मिलेगा, सीड से। इसको खाना कहाँ से मिलेगा, सीड से, मतलब इसके बढ़ने में ये सीड हेल्प करता रहेगा, तो ये भी फायदा हो गया इसका। The hard seed coat provide protection to the young embryo। अब जो सीड कोट है, ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ही क्या बना हुआ है, जाइगोट से एम्ब्रियो। ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर ही जाइगोट से बना हुआ है एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन भी तो देनी है ना, तो वो प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है, सीड कोट, क्योंकि सीड कोट होता है बहुत हार्ड। तो बाहर की जो कंडीशंस है कि टेम्परेचर बढ़ गया, हवा आ गई, पानी आ गया, कुछ भी गंदी कंडीशन आ गई बाहर, तो एम्ब्रियो को कौन बचा के रखेगा, सीड कोट। किसने बनाया था, इंटेगुमेंट। किसने बनाया था, इंटेगुमेंट। Being products of sexual reproduction, they generate new genetic combinations leading to variations। अब sexual reproduction के final product क्या है, seed। sexual reproduction के final product है seed। तो ये जो seed है, ये क्या लेके आते हैं, नए genetic combination या नए variations। variations आएंगे तो evolution possible है, ठीक है। तो हमने
क्या क्या देखा, सीड के फायदे क्या क्या हैं। एक तो जो एंजियोस्पर्म्स है उनके अंदर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए पानी नहीं चाहिए, तो सीड्स का बनना ज्यादा डिपेंडेबल है ना, ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हमने देखा कि सीड जो है वो अच्छा तरीका प्रोवाइड करते हैं डिस्पर्जल का, तो इसकी वजह से एंजियोस्पर्म्स की ज्यादा कॉलोनी बन पाई है। तीसरा क्या है कि एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सीड कोट, है ना। फोर्थ क्या देखा हमने कि जो सीड है, सीड के पास प्रेजेंट है फूड रिजर्व, है ना, काफी सारा खाना है जो सीडलिंग जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा उसको खाना ये देता रहेगा, है ना। उसके बाद लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये सीड बन रहा है ये लेके आता है नए जेनेटिक वेरिएशंस, है ना, नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन, मतलब नए नए जीन मिक्स होंगे, नए नए जीन मिक्स होंगे तो वेरिएशंस आएंगे तो इवोल्यूशन होगा। ये तुम्हें अच्छे से जेनेटिक्स में समझ आएगा क्या वेरिएशन है, क्या जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नए जीन नहीं आते, पर यहाँ कैसा रिप्रोडक्शन है एंजियोस्पर्म्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो नए जेनेटिक कॉम्बिनेशन, वेरिएशन और उसकी वजह से इवोल्यूशन। अब देखो, सीड इज द बेसिस ऑफ अवर एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस क्या है? सीड। हमारे एग्रीकल्चर का बेसिस है सीड। Dehydration and dormancy of mature seeds are crucial for storage of seeds which can be used as food throughout the year and also to raise crop in the next season. अगर हमें सीड को स्टोर करना है या अगले सीजन के लिए सीड को हमें रखना है तो उसके लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो सीड का डिहाइड्रेशन और उसी की वजह से होती है उसकी डॉर्मेंसी, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन और डॉर्मेंसी। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स? सीड ही नहीं होगा तो एग्रीकल्चर कर सकते हो, खेती कर सकते हो? नहीं कर सकते। और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड्स व्हिच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड। ऐसे बीज अगर होते जो बने और बनते ही उगे तो हमारी खेती करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सारे सीड एक बार में ही खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए सीड्स का डॉर्मेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। इन अ फ्यू स्पीशीज द सीड्स लूज वायबिलिटी विद इन अ फ्यू मंथ्स। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल इयर्स। कुछ स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज तो ऐसी है जिनके सीड्स कुछ महीने तक वायबल रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके हजारों सालों तक वायबल रहते हैं। तो वायबिलिटी सबकी अलग अलग है, बहुत वेरिएबल वायबिलिटी है। सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल इयर्स। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। There are several records of very old yet viable seed. हमें बहुत पुराने सीड मिले हैं लेकिन आज भी वो वायबल हैं, मतलब आज भी अगर हम उनको उगाएं तो वो हमें प्लांट दे देंगे, वायबल है आज भी। सबसे पुराना जो सीड है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है देखना, सबसे पुराना जो सीड है वो हमें मिला है ल्यूपिन का। किसका मिला है? ल्यूपिन का। साइंटिफिक नेम होगा ल्यूपिनस आर्क्टिकस। साइंटिफिक नेम क्या होगा? ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ठीक है। कहाँ से मिला है? जब एक्सकेवेशन किया गया ना, खुदाई की गई, तो कहाँ से मिला? ल्यूपिन नहीं, ल्यूपाइन। लुपाइन, ठीक है, लुपाइन का है और साइंटिफिक नेम क्या है? ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ठीक है। कहाँ से मिला है? आर्कटिक टुंड्रा से। कहाँ से मिला है? आर्कटिक टुंड्रा से, ठीक है। अब द सीड जर्मिनेटेड एंड फ्लावर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 इयर्स ऑफ डॉर्मेंसी। 10,000 साल से ये सीड डॉर्मेंट पड़ा था। जब हमने इसकी डॉर्मेंसी तोड़ी तो हमें नया प्लांट मिल गया, है ना, नया प्लांट मिल गया। मतलब ये 10,000 साल से था वायबल, है ना, कुछ नहीं बिगड़ा 10,000 साल तक भी इसका। A recent record of 2,000 years old viable seed is the date palm. Next हमें जो सीड मिला जिसकी जो वायबिलिटी है वो 2000 साल है, 2000 साल पुराना सीड मिला है। किसका है वो सीड? डेट पाम का। किसका है? डेट पाम का। और साइंटिफिक नेम है इसका फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। साइंटिफिक नेम क्या है? फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ये हमें कहाँ पे मिला? ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी। डेड सी देखा है? सॉल्ट वाला। डेड सी देखा है मैप में, ग्लोब में? डेड सी वाला जो एरिया है वहाँ पे किंग हेरोड्स का प्लेस है। किंग हेरोड्स के प्लेस के पास जब खुदाई की गई, जब एक्सकेवेशन किया गया तो वहाँ पे हमें डेट पाम के सीड्स मिले। किसके सीड्स मिले? डेट पाम के। कितनी है वायबिलिटी? 2000 ईयर्स। साइंटिफिक नेम फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। साइंटिफिक नेम होगा फियोनिक्स डेक्टाइलीफेरा। सीड की वायबिलिटी फ्यू मंथ्स भी हो सकती है या हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स भी हो सकती है। दो सीड हमें मिले हैं, एक तो है 10,000 ईयर्स पुराना और एक है 2000 ईयर्स। मतलब एक की वायबिलिटी इतनी और एक की इतनी। इनको जर्मिनेट किया, इनकी डोरमेंसी तोड़ी तो ये उग गए। अब 10,000 ईयर्स पुराना जो
जो है वो हमें किसका मिला? Lupine. लुपाइन का। किसका मिला? लुपाइन का। साइंटिफिक नेम होगा Lupinus arcticus. लुपिनस Ar- आर्क्टिकस। लुपिनस Arcticus. आर्क्टिकस। कहाँ पे मिला? Arctic tundra. आर्कटिक Tundra. टुंड्रा रीजन में मिला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं उसकी जो 2000 साल पुराना, ये किसका था? Date palm. डेट पाम का। ये किसका है? डेट पाम का। साइंटिफिक नेम बताओ। Phoenix फ्योनिक्स डेक्टाइलीफेरा। फ्योनिक्स डेक्टाइलीफेरा। ठीक है, ये हमें कहाँ से मिला? डेड सी के पास। कहाँ पे मिला? डेड सी के पास पैलेस है। किसका पैलेस है? King Herod's palace. किंग हेरोड्स पैलेस, वहां पे मिला ये। ठीक है, ठीक। 2 सीड मिले हैं, इसकी वैलिडिटी है 10,000 ईयर्स और इसकी भी 2000. इतने पुराने सीड मिले। नहीं बताना। 35. हाँ? 35. देखो, after completing a brief account of sexual reproduction of flowering plants, it would be worth attempting to comprehend the enormous reproductive capacity of some flowering plants by asking the following questions. How many eggs are present in an embryo sac? एक embryo sac में कितने eggs present होंगे? How many embryo sac are present in an ovule? How many ovules are present in an ovary? How many ovaries are present in a typical flower? How many flowers are present on a tree and so on? दे सकते हैं ना हम सबका आंसर? वेरिएबल है, पहले तो छोटे वाले वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच फ्रूट कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड्स? हाँ, ऑर्किड फ्रूट्स आर वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन 1000 ऑफ टाइनी सीड्स। ऑर्किड लिया है हमने एग्जांपल। ऑर्किड क्या है? इसके अंदर प्रेजेंट है, हर एक फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होगी 1000 ऑफ सीड्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे सीड्स। सिमिलर इज द केस इन फ्रूट्स ऑफ सम पैरासिटिक स्पीशीज। 2 पैरासिटिक स्पीशीज दिए हैं, एक है ओरोबैंके और एक है स्ट्राइगा। एक है ओरोबैंके और दूसरा है स्ट्राइगा। हैव यू सीन अ टाइनी सीड ऑफ फिकस? हाउ लार्ज इज द ट्री ऑफ फिकस डेवलप्ड फ्रॉम दैट टाइनी सीड? कि एक छोटा सा सीड होता है और उससे बन जाता है फिकस का इतना बड़ा पेड़। ठीक है, how many billions of seeds does each ficus produce? Can you imagine any other example in which a tiny structure can produce such a large biomass over the years? यहाँ पे बस इम्पोर्टेंट क्या है कि ऑर्किड के अंदर सीड का नंबर बहुत ज्यादा है। ऑर्किड के अंदर सीड का नंबर बहुत ज्यादा है। और क्या देखा? 2 पैरासिटिक स्पीशीज, ऑर्गेंके और स्ट्राइगा। एक तो देख के हमने 2 पैरासिटिक, समझ रहे हो ना पैरासिटिक स्पीशीज? 2 पैरासिटिक स्पीशीज के एग्जांपल दिए हैं। पहला है ओरोबैंके, पहला है ओरोबैंके, दूसरा है स्ट्राइगा। तीसरी बात ये पूछ सकता है कि जो ऑर्किड है, वैसे देख लिया था एग्जांपल हमने कि ऑर्किड में होती है मल्टी लोक्यूलर ओवरी। ऑर्किड में होती है मल्टी लोक्यूलर, देखा था ना डायग्राम में कराए थे। ऑर्किड में होगी मल्टी लोक्यूलर ओवरी, इसीलिए सीड का नंबर बहुत ज्यादा है। सीड का नंबर बहुत ज्यादा है। 2 पैरासिटिक स्पीशीज के एग्जांपल बताओ। Orbangea और Striga. ओरोबैंके और Striga. स्ट्राइगा। 2 मिनट पॉज करते फिर कराती हूँ।